हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेकर। देखिए, मैं क्वेश्चंस क्यों नहीं लाता हूँ, आपको पता है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में मतलब जब तक मैं खुद उन क्वेश्चंस को आपके सामने लाइव सॉल्व करके आपको नहीं बताऊँगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए तो मैं जो है फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं ला रहा था, क्योंकि अगर जो है लाइव क्लासेस होती तो उसमें आसानी से जो है मैं वहाँ पे समझा पाता। फिर भी देखिए, कुछ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जो भौतिक कण प्रोटॉन यानी जो प्रोटॉन्स होता है, जो प्रोटॉन पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन्स कण होता है, वो होता है हीलियम का नाभिक, हाइड्रोजन का नाभिक, एक धनात्मक कण और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो भौतिक कण प्रोटॉन होता है ये क्या होता है? हाइड्रोजन का नाभिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से ज्ञात हुआ कि परमाणु में होता है। जो रदरफोर्ड ने जो अल्फा कणों पे जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये साबित होता है कि जो परमाणु में होता है क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु की दो ऊर्जा स्तरों की मुख्य क्वांटम संख्याएं n=1 2 हैं। इनकी ऊर्जाएं क्रमशः E1 तथा E2 है। तो परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम की रेखाओं की तरंग संख्या को व्यक्त करने वाला व्यंजक होगा। यानी कोई एटम्स है, उसकी जो एनर्जी जो लेवल है, उनकी जो है मुख्य क्वांटम मैन क्वांटम नंबर जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उनकी n=1 और 2 है। और इनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे दी गई E1 और E2 है। तो यहाँ पे बताना जो एटम्स है उसका जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है, उसकी जो रेखाओं की जो तरंग संख्या, जो वेव तरंग संख्या है, उनको व्यक्त करने वाला जो व्यंजक है यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा μ=E2 - E1/hc। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा क्या बन जाएगा? μ=E2 - E1/hc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिडबर्ग कांस्टेंट को व्यक्त करने वाला फॉर्मूला, यानी जो रिडबर्ग स्थिरांक है उसको व्यक्त करने वाला व्यंजक। तो इसका करेक्ट आंसर ए है 2π² इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? 2π² नेक्स्ट देखिए, यदि n+l का मान 4 हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, तो n+l का मान यदि 4 हो तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? ठीक है, तो अब देखिए, इसका मैंने सॉल्व कर रखा है मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो n+4, तो यहाँ पे देखिए जो n+4 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे n एक बार हमने 4 रखा, l=0 रखा। ठीक है, n=4 रखा, l=0 रखा, तो 4 + 0 = 4 आ गया। और n का मान 3 रखा, l का मान एक बार 1 रखा, तो 3 + 1 4 ये आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 4s आ गया, यहाँ से 3p। तो इसमें बताना था अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जो 4s उपकोष है, ऑर्बिटल है, 4s में जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या s कक्षक में जो s ऑर्बिटल में 2 होती है और p कक्षक में होती है 6। तो 6 + 2 = कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी p जो ऑर्बिटल है इसमें p कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और s कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो 6 + 2 = 8। देखिए, जो n व l का मान समान नहीं हो सकते हैं कभी भी। जो n व l होता है इसका मान समान नहीं हो सकता है। n का मान जो है 1 से स्टार्ट होता है और l का मान 0 से स्टार्ट होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो n का मान और l का मान कभी समान नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे n+l = 4 रखा था, तो हम इसको 2 + 2 नहीं, ये अगर 2 + 2 4 करते तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो n का मान जो है 1 से स्टार्ट होता है, l का मान 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक बारी हमने n का मान 4 रखा, एक बारी l का मान 0 रखा, दूसरी बारी हमने यहाँ पे n का मान 3 रखा और l का मान 1 रखा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4s 3p। तो 4s में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, 4s कक्षक जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होते हैं, p कक्षक में 6। तो 2 + 6 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बीटा कण होता है। ठीक है,
यदि इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में गति करता है तो उसका कोणीय वेग होगा, तो उसका जो कोणीय वेग हो जाएगा वो NH/2π हो जाएगा। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन nवीं कक्षा में गति करता है तो उसका कोणीय वेग NH/2π हो जाएगा। लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग संख्या बताना है। जो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज की द्वितीय रेखा की तरंग संख्या यहाँ पे बताना है। तो आपको पता होना चाहिए जो लाइमन सीरीज होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती है उसमें लाइमन श्रेणी, बामर, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, फासर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और हेम्प्री श्रेणी। ठीक है, तो लाइमन सीरीज के लिए N1 = 1 होता है, N2 = 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... इन्फिनाइट। ठीक है, उसी तरह से बामर सीरीज के लिए N1 = 2 होता है, N2 = 3, 4, 5, 6 एसेट्रा होता है। उसी तरह पासर श्रेणी के लिए क्या होता है, N1 = 3 होता है, N2 = 4, 5, 6 एसेट्रा। ब्रैकेट जो श्रेणी होती है इसके लिए N1 = 4 होता है, N2 = 5, 6, 7 एसेट्रा होता है। और हम्प्री श्रेणी के लिए N1 = 6 और N2 = 7, 8, 9 एसेट्रा होता है। ठीक है, तो लाइमन, बामर, पासर, ब्रैकेट और फुंट, यहाँ पे एक और है फुंट श्रेणी आ जाएगी और उसके बाद आता है हम्प्री। ठीक है, तो फुंट श्रेणी के लिए N1 = 5 होता है, N2 = 6, 7, 8। तो ये जो है सीरीज होती है लाइमन, बाबर, पासर, ब्रैकेट, फुंट और हेम्प्री श्रेणी, ये आपको याद रखना है। इस तरीके का क्वेश्चंस आता है। तो जैसे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछता था लाइमन श्रेणी से, तो लाइमन श्रेणी के लिए यहाँ पे N1 = कितना दिया था, 1 दिया था। ठीक है, N1 = कितना दिया है, यहाँ पे 1 दिया। देखिए यहाँ पे लाइमन श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग संख्या बताना है, कितने, कौन सी रेखा की, द्वितीय रेखा की। तो लाइमन श्रेणी के लिए जो है N1 = हमारा 1 हो गया, N2 = क्या हो जाएगा, N1 प्लस रेखा की संख्या। तो रेखा की संख्या यानी वहाँ पे लिखा था क्वेश्चंस में द्वितीय रेखा की संख्या, तरंग संख्या। तो N1 = क्या हो जाएगा, N2 = N1 प्लस N1 का मान हो गया 1 और N2 का मान कितना हो गया, द्वितीय रेखा की, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद जो फॉर्मूला है इसका μ = R × 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसका फॉर्मूला है, आपको ये पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे R = 1/1 माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आपका 8/9 R आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिकों में निम्नलिखित में से किसकी संख्या भिन्न होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो जो आइसोटोप्स होते हैं, अब ये भी आपको समझना है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जिनके की जो परमाणु भार, जो एटॉमिक वेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो जो समस्थानिक जिसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, आइसोटोप्स या समस्थानिक, तो ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट जिनके की एटॉमिक वेट, परमाणु भार क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें एटॉमिक नंबर होता है वो समान होते हैं। यानी सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने के कारण परमाणु भार भी भिन्न होता है। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप, 3 समस्थानिक हमने लिए, 8O16, 8O17, 8O18। ये ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक, 3 आइसोटोप्स हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पे हमने लिख दिया न्यूट्रॉनों की संख्या, यहाँ पे हमने लिख दिया परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट। अब प्रोटॉनों की संख्या देखिए, प्रोटॉनों की संख्या सब में कितनी है, 8 है। ठीक है, और न्यूट्रॉनों की संख्या, एटॉमिक वेट अगर आपको यहाँ पे पूछा न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले प्रोटॉनों की संख्या आपने लिखा, उसके बाद न्यूट्रॉनों की एटॉमिक वेट आपने लिख दिया, परमाणु भार इसमें 16 है, इसमें 17 है, इसमें 18 है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका परमाणु जो एटॉमिक वेट इक्वल टू, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा परमाणु भार -8, यानी 16 - 8 8 आ गया, 17 - 8 9 आ गया, 18 सॉरी ये आपका आ गया 18 - 8 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 18 आ जाएगा आपका। तो इसका जो फॉर्मूला है A = Z + N, ये फॉर्मूला आपको रखना। अगर आइसोटोप्स
वहाँ पे अगर आपको ऐसा पूछ देता कि आइसोटोप्स बताना है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे देगा आपका आइसोटोप, जैसे ऑक्सीजन दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो फॉर्मूला ये है परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर आपके पास में ए का मान पता है तो आप यहाँ से प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको दिया रहेगा, या फिर आपको अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो यहाँ पे परमाणु भार और प्रोटॉनों की संख्या से रख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया था। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें क्या होता है, परमाणु भार उनके क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है समान होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे परमाणु भार इनके भिन्न भिन्न हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या भी इनमें भिन्न भिन्न है, लेकिन जो है प्रोटॉनों की संख्या क्या है इसमें समान है। तो प्रोटॉनों की संख्या इनमें समान है, प्रोटॉनों की संख्या नहीं, जो परमाणु क्रमांक है इनका समान है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणु भार इनका क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसको कहते हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए E/m आवेश बटे द्रव्यमान मानों के बढ़ते हुए क्रम में निम्नलिखित कणों की सही व्यवस्था होगी। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से इसका हो गया न्यूट्रिनो, अल्फा और यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ क्वेश्चन थे। वैसे तो जो देखिए मोस्टली जो है, क्योंकि अब जो है वीडियो में बताना जो है थोड़ा अलग होता है और सामने करना कुछ अलग होता है,